आप किसी अस्पताल में चले जाइए, पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सब में हाथ खड़े कर दिए डॉक्टरों ने। मैं खुद मौके पर गया हूं जिस समय कन्नौज का मेडिकल कॉलेज बन रहा था। मैंने कोशिश की कि सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज बने। वहां 2 विभाग, मैं खुद आंखों से गया, मैंने कहा देखूं वे विभाग शुरू हो गए कि नहीं शुरू हो गए। जैसे ही मैं विभागों की तरफ बढ़ा तो मैंने कुत्ते ही कुत्ते देखे वहां पर। 1-2 नहीं, 10-12 कुत्ते घूम रहे हैं। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ताला है, आपके कैंसर डिपार्टमेंट में ताला है, दोनों में ताला है, दवाई है नहीं, मशीनें नहीं है। और जो इंस्टीट्यूशंस हमारी खड़ी की गई, पुरानी सरकारों ने भी बहुत कोशिश करके जो इंस्टीट्यूशंस खड़ी की हैं, अगर हम सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन को अपना माने पीजीआई, आप किसी विभाग में किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, जिन मशीनों में, जिस लैबों में आपको काम करने का मौका मिल रहा है, क्या वो मशीनें ऑब्सलीट हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं? ये सरकार बताए कि इन्होंने मशीनें कितनी खरीद करके डॉक्टर्स को दे दी। ठेले पे जा रहा है मरीज, ऑटो में जा रहा है मरीज, बैलगाड़ी में मरीज जा रहा है, आपकी एम्बुलेंस कहां है? और कंधे पे लाश जाना, मोटरसाइकिल पे लाश जाना, ये कहां की तस्वीरें हैं? ये विश्व तस्वीरें देखेगा तो कहां जाएंगे आप? जिस दिन गोंडा की घटना, ये कस्टोडियल डेथ की हुई थी, ये नवाबगंज थाने की जिस दिन घटना हुई है, उसी दिन गोंडा में एक नर्स ने, एक गर्भवती मां जिसने बच्चे को जन्म दिया, बोतल चढ़ रही थी, गलत इंजेक्शन लगा दिया, उस मां की उसी समय जान चली गई। क्या मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से जानें नहीं जा रही? क्या मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से लोगों की किडनियां नहीं खराब हो रही हैं? यह सरकार जो दावा करती है कि झोला छाप जो डॉक्टर हैं, झोला छाप डॉक्टरों की नहीं दवाई चलने देंगे। ये खुद माननीय मंत्री बन गए हैं छापामार मंत्री। इनके छापों का असर क्या है? प्रतिपक्ष भी लोकतंत्र की व्यवस्था का एक पहिया है और मुझे लगता है कि उसमें उनको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, उस गंभीरता का परिचय देना चाहिए। कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए जो गुमराह करने वाला हो, जो सत्य से परे हो और जो अनावश्यक रूप से आम जनमानस के मन में तमाम प्रकार की भ्रांति पैदा करते हुए उनके स्वयं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला हो। और इस प्रकार की कभी कभी छोटी छोटी बातें व्यक्ति मजाक में कहता है, लेकिन उसको जब हम लोग गंभीरता से कोई लेने लगता है तो कभी कभी उसके जीवन के साथ भी खिलवाड़ होता है। इंसेफ्लाइटिस, उसके कोरोना के मामले में हमने देखा था, जब उन्होंने कहा था कि साहब ये वैक्सीन नहीं लेंगे, और वैक्सीन का परिणाम क्या रहा? बहुत सारे लोगों के जीवन के साथ उस समय खिलवाड़ हुआ होगा, लेकिन ये फ्री में वैक्सीन थी, पूरी दुनिया इसको स्वीकार कर रही है, WHO ने इसको मान्यता दी और वैज्ञानिकों ने बहुत हमें मौतें बताते हुए बड़ा अफसोस होता है कभी कभी कि इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन जापान में 1905 में बन गया था। भारत में इस वैक्सीन को आने में 100 वर्ष लगे। 2005 में यह वैक्सीन भारत में आया। क्या कर रहे थे हम आजादी के बाद? 1947 से 2005 तक क्या हो रहा था? इतने वर्षों तक आखिर हम क्यों, और इंसेफ्लाइटिस से मरने वाले ज्यादातर बच्चे कौन थे? अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति, अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए बच्चे थे। लेकिन वोट बैंक बनाने का प्रयास तो हुआ, लेकिन उन पीड़ितों के प्रति कभी संवेदना ईमानदारी से व्यक्त करने का प्रयास नहीं हुआ, वो कभी मुद्दा नहीं बन पाया। इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे पर वैक्सीन को जापान से भारत आने में 100 साल लगे, लेकिन भारत के अंदर कोरोना जैसी महामारी आती है और मात्र 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 स्वदेशी वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं। इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की बजाय हम गफलत पैदा करें, लोगों को गुमराह करके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करें, यह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और किसी भी जिम्मेदार नेता को और जिम्मेदार राजनीतिक दल को इस प्रकार की हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह जीवन के साथ
लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने जैसे मुद्दे होते हैं और इस प्रकार के मुद्दों पर हमें हमेशा उसकी संवेदनशीलता को समझना चाहिए। यहां पर जो भी मुद्दे उठते हैं, यह हर व्यक्ति की संवेदना है। 108 की एक व्यवस्था है, आप कॉल करेंगे, उसका रिस्पांस टाइम के अनुसार आपको वहां पर वह एम्बुलेंस प्रदान करने का प्रयास होता है और हमेशा एक प्रयास होता है, एक व्यवस्था, एक सिस्टम दी गई है, एक व्यवस्था दी गई है, लेकिन हम उसको कटघरे में खड़ा करें। शासकीय जो व्यवस्थाएं हैं हमारी सीएचसी की, पीएचसी की, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की या मेडिकल कॉलेजेस की, हम उसको ही कटघरा में खड़ा करके आम नागरिक के मन में भ्रम की स्थिति पैदा करें, यह अच्छी स्थिति नहीं है। मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष को एक जिम्मेदार नेता के रूप में सदन में बोलना चाहिए, तथ्यों पे बोलना चाहिए। जो आंकड़े हों उन आंकड़ों को एक बार सत्यापन करा करके अगर वे बोलेंगे तो ये विश्वसनीयता उनकी भी, उनके दल की भी बनी रहेगी और साथ साथ इस व्यवस्था के प्रति भी आम जनमानस का विश्वास डगमगाएगा नहीं। और यह अगर विश्वास डगमगाएगा, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक दिन होगा, क्योंकि जनमानस की भावनाओं के विरुद्ध जब भी कोई आचरण कोई व्यक्ति करेगा तो वह अविश्वास की स्थिति पैदा करेगा और वो लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक दिन होगा। दुर्भाग्य से कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए इस प्रकार का आचरण करते हैं या कर बैठते हैं। इसको लोकतंत्र में कहीं मान्यता नहीं देनी चाहिए। सरकार अपने स्तर पर बेहतरीन प्रयास कर रही है और जो कुछ भी होगा, मैंने पहले भी कहा, प्रदेश की बेहतरी के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए हमने इसको जाति, मत, मजहब या क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं बांटा है। 25 करोड़ जनता को डबल इंजन की सरकार ने अपने परिवार के रूप में ट्रीट किया है और बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं उस रूप में पूरे प्रदेश के अंदर लागू हो रही हैं। हमने उसी रूप में उसको देने का प्रयास भी किया है।